वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम बिहार पुलिस से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके सामने जो आपके दिल को बाग बाग कर देगा। तो चलो बच्चे, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लंद फंद तो हम बेटा बात करते नहीं हैं, डायरेक्ट एकदम मुद्दे पर आते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का बेटा पहला क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है गाइज, एक रेलगाड़ी ए पटना से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे मोकामा पहुंचती है। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा बस चीज़ों को, बड़ा आसान से सवाल बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। अब बेटा ये हम कहते हैं, ये जो दूरी है ये है हमारा पटना और ये है मोकामा। क्लियर है? पी फॉर पटना, एम फॉर मोकामा। एक रेलगाड़ी कहता है ए यहाँ से पटना से मोकामा के लिए शाम के कितने बजे बेटा? शाम के 4 बजे खुलती है, यानी 4 PM। ठीक है, ठीक, शाम को खुलती है। दूसरी रेलगाड़ी बी मोकामा से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे पटना पहुंचती है। 4 बजे ये ट्रेन खुली ए पटना से और शाम 5 बजे मोकामा पहुंची। ठीक, 4 बजे ये खुली बेटा और 5 बजे क्या हुआ, ये मोकामा पहुंच गई, यानी 5 PM पर। ठीक है, तो अब आप बताइए सर हमें, 4 बजे खुली है शाम को और ट्रेन ए और मोकामा पहुंची 5 बजे, तो कितना घंटा समय लगा होगा? तो आप कहेंगे सर ये 1 घंटा का समय है। हाँ ना बेटा? ठीक है, कहता है दूसरी ट्रेन बी मोकामा से, दूसरी ट्रेन बी मोकामा से कितने बजे? ये भी 4 बजे खुलती है, ये भी 4 PM पे खुली। ठीक है, और 5:30 बजे पटना पहुंचती है। कितने बेटा? 5:30 PM पे। तो आप बताओ बेटा, इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा होगा? 1.5 घंटा लगा? नहीं, 4 बजे खुली और 5:30 बजे, यानी 3/2। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2 घंटा लगा इसको। 3/2 आवर। क्लियर है? ठीक है, बात समझ पाए? नहीं तो यहाँ पे लिखते बच्चे, यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखेगा, हो सकता है कट जाए वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं। इधर देखिए ध्यान से, ए ट्रेन पटना से मोकामा गई, 4 बजे से खुली, 5 बजे पहुंची, तो 1 घंटे का समय लगा। यहाँ लिख दिया बेटा 1 घंटा। क्लियर है? और बी 4 बजे खुली, 5:30 बजे पहुंची, यानी 1.5 घंटा। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1/1/2, यानी 3/2 हो गया, यानी 3/2 घंटा लगा इसको। क्लियर है? ठीक, अब बताओ बेटा इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम सर 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3, यानी यही क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस। बात समझ रहे हो? ठीक है, ध्यान से समझना, ये सवाल बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ टाइम दे रखा है, ना तो डिस्टेंस है और ना ही स्पीड है। तो इस तरह के सवाल को करने का ये बेस्ट मेथड है, एलसीएम मेथड। बात समझ रहे हो कि नहीं? ए जो खुली 4 बजे, मोकामा पहुंची 5 बजे, 1 घंटे का समय लगा, 1 घंटा लिखा। बी मोकामा से 4 बजे खुली और 5:30 बजे पटना पहुंची, तो इसको कितना लगा? 1.5 घंटा। अरे 1.5 घंटे का मतलब हुआ 1/2। तो ये 2 1 का 2, 1 3/2 नहीं होगा बेटा? तो वही तो लिखे हैं यहाँ पर 3/2 घंटा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समय लगा है और ना तो दूरी दे रखा है और ना ही चाल। तो ऐसे सवाल को करने के लिए ये एलसीएम बेस्ट मेथड है। ठीक है, क्या करेंगे हम? 1 घंटा और 3/2 घंटे का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका है, खाली आप ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3, और नीचे में 2 है, यहाँ 1, तो 2 और 1 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो उसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? तो ये 3 हो गया बेटा, ये 3 यूनिट क्या हो गया हमारा? 3 यूनिट क्या हो गया हमारा? ये डिस्टेंस हो गया। कहाँ से? पटना से लेके मोकामा तक। क्लियर है? अब आइए, अगर बेटे ये समय है और ये दूरी है, तो बताओ बेटा चाल क्या होगा? स्पीड। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी ये हो गया 3
और इसको करेंगे तो 3/, देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 3/3। अब भालों के 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है, ये हो गया चाल, यानी इसकी चाल 3 यूनिट पर घंटा है ना, और ये 2 यूनिट पर घंटा है। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो अब आप बताइए सर, एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है। अगर दिशा अपोजिट हो तो वहां पर बच्चे चाल क्या होता है, जुट जाता है, ठीक है। तो आइए हम यहां से निकालते हैं, इसमें लगा समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी कितना है, 3, और चाल निकालेंगे बेटे, तो ये 3 इधर से जा रहा है और उधर से 2 आ रहा है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 3/5 आवर। अब इसी आवर को हम क्या करेंगे, बदल देंगे मिनट में, ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, ठीक है। तो ये कितना होगा बेटा, 12×5 = 60, यानी 12×3 = 36 मिनट। क्लियर है। और ये पूछ रहा है कि कितने बजे मिलेगी, ध्यान से समझना। क्या बजे से चलना शुरू किया है दोनों ट्रेन, ये 4 बजे से और ये भी 4 बजे से, तो दोनों की चलने का समय सेम है, इसीलिए ये जब भी मिलेगी तो 4 बजे के बाद ही मिलेगी। और कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। तो बोलो बेटा, इसको लगा समय क्या हो जाएगा, लगा समय क्या हो जाएगा, 4:36। 4 कितना मिनट सर, 36 मिनट। बात समझ पाए, यही आपका इस सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाए इसको, एक बार वीडियो पॉज करके इस सवाल को खुद से बनाइए, ठीक है। और नहीं बनता है तो फिर इसका आप सॉल्यूशन देखिए और एक बार फिर से देखिए, तो आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे, इस सवाल को मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला सवाल था सर आज का, और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है हमने, ठीक है। इस सवाल की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, इस तरह के सवाल आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है गाइस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। कहता है, एक परीक्षा में 50% छात्र हिंदी में फेल हुए तथा 40% गणित में फेल हुए। यदि 27% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हों तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। वेन डायग्राम जानते हैं आप, नहीं जानते? आइए हम आपको सिखाते हैं कि एक्चुअल में वेन डायग्राम है क्या। देखो बेटा, वेन डायग्राम कहते हैं यानी दो डायग्राम एक दूसरे पर ओवरलैप होगा, सर्किल बनाएंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, ये एक गोला बनाया, ये एक दूसरा गोला बनाया, ठीक है। ध्यान से पहले समझिएगा। यदि हम कहते हैं कि ये है बेटा इंग्लिश का और ये है हिंदी का, ठीक है। अभी हमें सवाल से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगर हम ये कहते हैं बच्चे कि इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे 70% है, ठीक है, और हिंदी में पास होने वाले बच्चे, ये पास वाला बच्चा है, हिंदी में पास होने वाले बच्चे 40% है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये पोर्शन कहलाता है दोनों का, दोनों। तो अगर सवाल में दोनों दे रखा है तो फिर बड़ा बढ़िया, उसी के दोनों का यूज करेंगे हम इस पोर्शन वाले ये वाले भाग पे। और यदि दोनों ना दे रखा है, दोनों हमें निकालना पड़े, तो दोनों भी निकालने का तरीका बड़ा आसान है। कैसे, जरा यहां ध्यान से देखिए। ये 70 और 40 को जोड़ दीजिए सर, ये कितना हो जाएगा, 110। 110% है ना, ठीक है। 70 40 110%। टोटल परसेंटेज 100 ही होता है, लेकिन ये 110 क्यों हुआ? क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो 10% बच्चा दोनों में पास हुआ है, तो इसमें से 100 यदि हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10%। यही हुआ हमारा बोथ, यानी दोनों की डाटा। बात समझे, ध्यान से समझना। अभी इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल बनेगा, ये दूसरा नंबर सवाल। तो ये 10 क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, फिल कर देंगे इसको। कोई दिक्कत है? बात समझ पाए आप? तो दोनों यदि सवाल में दे रखा है तो उसी दोनों का यूज करेंगे, अगर नहीं दे रखा है तो हम अपना दोनों निकालेंगे, अपना बोथ निकालेंगे। 70 और 40 दोनों को जोड़ देंगे, जितना एक्स्ट्रा होगा वही दोनों कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, डायग्राम समझना बहुत जरूरी है।
ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कहलाता है बच्चे ओनली इंग्लिश। इंग्लिश है ना ये, यानी ओनली इंग्लिश। ठीक है, केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे हुआ ये। तो केवल इंग्लिश वाला कैसे निकालेंगे आप वो बोलो तो? ये देखो टोटल कितना है 70। अगर ये 10 हम यहाँ से निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन बेटा निकल जाएगा आपका। तो 70 में से 10 घटा दीजिएगा तो वो ओनली इंग्लिश कितना हो गया ये आपका 60%। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये वाला पोर्शन बताइए अब ये क्या होगा, बोलिए। अभी आप समझ रहे हैं धीरे धीरे, तो चीजों को बोलते चले जाइए। ठीक है ना? तभी मेरा और आपका कनेक्शन लगेगा आपको कि बना हुआ है। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए, ये 40 है टोटल। अगर ये 10 निकाल देंगे तो इस पोर्शन का वैल्यू हमें मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 40 में से 10 घटा दीजिए सर, ये कहलाएगा क्या? ओनली हिंदी। क्या कहलाएगा सर? ओनली हिंदी। और ये कितना होगा 30%। तो इस तरीके से डाटा हमें क्या करने हैं, फिल कर लेना पड़ेगा, आपको भर लेना पड़ेगा। और उसके बाद तो सवाल यहां से किसी भी तरह का सवाल यदि आपसे पूछता है तो वो सारे सवाल का जवाब आप विद इन सेकंड दे पाएंगे। बात समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अगर समझ में आया बेटा तो हाँ लिखो, ठीक है, कमेंट कर दो जरा सा। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं हम। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो हमारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में फेल हुए। बना दो गोला। ये देखो, ये हिंदी है 52%। क्या है बच्चे? ये फेल का डाटा है। ठीक है, और 40% गणित में फेल हुए। ये मैथ में बेटा 40% क्या हुए बच्चे? फेल हुए। कोई दिक्कत है? कहते हैं यदि 27% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हों। यहां तो दोनों का वैल्यू दे रखा है। अगर दोनों का वैल्यू दे रखा है तो हम इसी के दोनों का यूज कर लेंगे। ठीक है ना? अपना निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। तो दोनों कितना बेटा बताओ? दोनों का पोर्शन कौन सा है? ये वाला। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 27%। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पोर्शन को निकालेंगे। तो बताइए ओनली हिंदी कितना होगा? तो 52 में बेटा 27 यदि घट जाएगा तो बताइए सर कितना होगा? तो ये हो जाएगा कितना बेटे? 25%। नहीं, 25 और 27 52, 7 5 12, 2 2 4 1 5, यानी 25%। कैसे लिखे? ये 52 में से 27 को हटा दिए तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा ना आपको। तो ये मिल गया हमें कितना? 25%। अब बताओ बेटा ओनली मैथ में कितना होगा? ओनली मैथ में कितने परसेंट फेल हुए होंगे बच्चे? तो हम क्या करेंगे, 40 में से 27 को घटा देंगे तो 10 में से 7 गया सर, 3 होगा। ठीक है, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया 1, यानी 13%। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो आप बताओ बच्चे, ये सारे बच्चे क्या हैं? फेल हैं, है कि नहीं? किसी न किसी रूप से ये सारे बच्चे क्या हैं? फेल हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए हैं? तो सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जरा देखिए कैसे जोड़ते हैं। 27 और 13, 27 13 कितना हो जाएगा? 40, 40 अब 20, 60 और 5 65, यानी 65% बच्चे क्या हैं? ये फेल हो गए। सब फेल का ही तो जमात है बेटा। अगर आप बताइए टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100%, और 100% में से 65% बच्चा फेल है। तो बताइए कितना परसेंट बच्चा पास रहा होगा? बोलो कितना परसेंट? तो 100 में 65 घटा देंगे ना बेटा। ठीक है, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 35%। 35% बच्चा क्या हुआ? पास हुआ है इस परीक्षा में। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी सज्जन पुरुष को? नहीं ना। ठीक है, तो 35% बच्चे क्या हैं? पास हैं। यही हमारे इस सवाल का आंसर है। बोलो बेटा, समझा पाया हम आपको? बहुत सुंदर। तो चलिए ये सवाल को मिटाते हैं। अगर आप ये वेन डायग्राम जानना चाहते हैं आप, ठीक है, इससे रिलेटेड और गहराई में जाना चाहते हैं, तो हमने बेटा परसेंटेज का वीडियो बना रखा है यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए परसेंटेज बाय संतोष सर,
या वेन डायग्राम वाले प्रश्न बाय संतोष सर, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर, और बड़े ही अच्छे से हमने समझा रखा है। आपका सारा कॉन्सेप्ट बेटा दूर होगा वहाँ, ठीक है। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जो जैसे जैसे हम कहते हैं वो काम करते जाइए, और आपका सवाल एक भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो चलो बच्चे इसको मिटाते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही आसान है, देख लीजिए, लेकिन हर एग्जाम में आने वाला सवाल, पॉपुलर वायरल सवाल है। क्या कहता है? पंखे के मूल्य में 30% वृद्धि हो गई तथा उसकी संख्या में 20% कमी हो गई रे बाबा, ठीक है। तो कहता है बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए देखिए, आप ये बता दो बेटे, 30% वृद्धि की बात कर रहा है, तो क्या मेरा बच्चा ये बता पाएगा कि 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? बिल्कुल बता पाएगा सर, ये 3/10 होता है। जो बच्चा नहीं जानते वो देख लीजिए, यहाँ 30% का मतलब बटे में 100 होता है, ये 0 से 0 कट जाएगा तो 3/10 होगा, है ना बेटा। तो ये हमारा क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल मूल्य 10 रहा होगा तो ये 3 की क्या हो गई? वृद्धि। हम यहाँ पे रेशियो बना लेंगे, पहले 10 था, अब कितना हो गया? 13। 10 प्लस 3 क्या हो गया? 13। क्लियर है? ठीक। और कहता है संख्या में 20% की कमी हो गई। 20% की कमी, माइनस इंडिकेट करता है कमी। 20% का फ्रैक्शन 1/5 कैसे होगा अभी निकालने के लिए सिखाया था आपको। 20/100, 20/2500 कट जाएगा। ये हमारा क्या है? ओरिजिनल वैल्यू, और 1 की कमी हो गई। तो पहले संख्या 5 रहा होगा, अब 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 5 = 50 और 13 × 4 = 52। कोई दिक्कत है सर? है ना। अब देखिए क्या कहता है, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले बिक रहा था 50, अब बिक रहा है 52। तो क्या प्रभाव पड़ा बेटा? कितना बढ़ गया? वृद्धि हुआ, 2 की वृद्धि हुई कितनों में? 50 में। तो 2/50 और गुना 100, ये बेटा काट दो, 50 दूनी 100, ठीक है। 50 दूनी 100, 2 दूनी कितना हो गया? 4%, यानी 4% की क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये भी सवाल था बेटे, ये भी करवा दिया हमने आपको, बड़े आराम से कराया, ठीक है सर। रेशियो मेथड मेरा फेवरेट मेथड है बेटा, ठीक है। हम अधिकतर सवाल आपको इसी मेथड से कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें भी पसंद है ये चीज़। आप भी इसी तरीके से यही प्रोसेस आप भी फॉलो करते रहिए। क्लियर है? आप बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहता है गाइज, 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, लिख दीजिए आप। 6 साल में, 6 वर्ष में कितना SI प्राप्त होता है बच्चे? 1500, ठीक है। ये आपका ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज। यदि 2 वर्ष बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए, 2 साल बाद ना बेटा दर को दुगना करता है, तो बताइए 2 साल तक ब्याज कितना रहा होगा? तो 2 साल में 2 बरस का ब्याज सर कितना रहा होगा? 500। नहीं समझे इसको? आइए यहां समझाते हैं हम। ये देखिए 6 बरस है, यानी 3 गुना 2 बरस, कितना ब्याज है? 1500। ये काट दीजिए, 3 × 5 = 1500। तो 2 बरस का कितना हुआ बताइए? तो 2 बरस का ब्याज ना हुआ 500 जी, हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 बरस का ब्याज सर कितना हो गया? 500 रुपया, यानी 2 साल तक तो उसको 500 रुपया ही ब्याज देना पड़ा होगा। लेकिन अब बच गया सर कितना? शेष 4 बरस, ठीक है। 6 बरस तक का था ना, तो शेष 4 बरस का बताइए सर ब्याज कितना होगा? तो 1500 में 500 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1000, बोलो ना। लेकिन अब जैसे ये 4 साल क्या हुआ? दर कहता है ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दिया जाए, तो दर बेटा जैसे ही दुगना होगा उसी तरीके से वैसे ही ये ब्याज भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। आप इसको 2 गुना कर दीजिए, ये कितना हो गया भाई मेरे? 2000, है ना। तो बताइए ये पहले 2 बरस का ब्याज उसको कितना मिला, कितना देना पड़ रहा होगा? 500। अब ये शेष 4 बरस का ब्याज कितना देना पड़ रहा है उसको? 2000। तो कहता है कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो पहले ये 2 बरस के लिए 500 और ये 2000, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 2500।
अब उसको कितना बेटा बेटा ब्याज देना पड़ेगा, 2500 कुल ब्याज देना पड़ेगा। ये पहले प्रथम 2 वर्ष का ब्याज था जब तक कि वो रेट नहीं बढ़ा था। शेष 4 वर्ष का ब्याज हो गया कितना, 2000। तो कुल ब्याज अब उसको देना पड़ेगा कितना, 2500 यानी 2500 रुपया। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाया आप इतनी सी बात को? बस यही थोड़ा सा लॉजिक था इस सवाल में और कुछ भी नहीं है कि नहीं है? बस आप इस सारे सवाल को इसी तरीके से कर लेंगे और बड़े आसानी से कर लेंगे जिस तरीके से हमने आपको समझाया है। ठीक है गाइस। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिगो से है, ध्यान से समझिएगा। कहता है यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर एक्स है, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर ये एक्स दे रखा है बेटा, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें साइन ए इंटू कॉस ए बराबर वाई, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर वाई, ये हमें दे रखा है सवाल में। तो हमसे पूछ रहा है भैया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर व्हाट, है कि नहीं? अच्छा देखिए सवाल का डिमांड क्या है, आप पहले इस चीज को समझिए। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और साइन ए प्लस कॉस ए का मान एक्स दे रखा है। इसका मतलब हमारा ये फर्ज बनता है भाई कि हम इसको इसका स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तभी तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। नहीं, ठीक है। सवाल बेटा आपको कहेगा ऐसे ऐसे चलने के लिए, वो सवाल डिमांड करेगा आप इस तरीके से चलिए, ठीक है। यदि आप वैसे नहीं चलेंगे तो आपका आंसर कहीं नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर यदि करते हैं बेटा तो बताओ क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना मेरी बात। ये दोनों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते हैं सर आप, क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और इसका भी वैल्यू दे रखा है, यहां भी हम क्या करेंगे, इसका मान पुट कर लेंगे। क्लियर है? आ जाइए बताओ बेटा इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और ये प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर एक्स स्क्वायर। अरे बोलो, ठीक है। तो उसको बेटा उधर उधर भेज दीजिए, प्लस 1 चल जाएगा उधर, इधर क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू कितना दे रखा है, y। तो यहाँ हो जाएगा ये 2y, अब बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा ये -1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, यही तो हमसे पूछ रहा था। क्या हुआ हमारा आंसर, 2y। बोलो हाँ या ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितना हो गया सर, 2y। अरे समझ पाया भाई, कोई दिक्कत है नहीं ना, आप बहुत समझदार हैं सर, ठीक है। तो चलिए ये भी सवाल को करवा दिया बच्चे हमने, बड़े प्यार से करवाया गाइस। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके बोर्ड पर चमक रहा है, ठीक है। कहता है प्रथम 12 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। 12 प्राकृत संख्या का माध्य। पहले तो आप ये बताइए हमें कि प्राकृत संख्या कहते किसको हैं, नेचुरल नंबर, यानी व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, आप बताइए हमें। जानते हैं गिनती की संख्या काउंटिंग नंबर कहलाता है नेचुरल नंबर सर। अरे समझे क्या सर, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो गिन लीजिए संख्या, कहां से, 1 से लेकर कहां तक बोल रहा है, 1 से लेकर के 12 तक, यानी 12 प्राकृत संख्या की बात कर रहा है गुरुजी, ठीक है। तो बताइए सर पहला प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, कहां तक गुरुजी बताइए, 12 प्राकृत संख्या हो गया। नहीं तो बताओ बेटा, अगर हमने आपको ये एवरेज भी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। अगर नहीं जानते आप तो कोई बात नहीं, आप यहां समझिए, ये एक संख्या दे रखा है, सीरीज है ये, ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक, और वो कौन सी है, प्राकृत संख्या की। तो सबका कॉमन डिफरेंस तो बच्चे सेम ही होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है और हमसे एवरेज पूछा है, माध्य ना, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। बात समझ रहे हो सर, माध्य निकालिए चाहे एवरेज, बात एक ही है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कब करना है, जब डिफरेंस सेम हो, ठीक है। देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, सबका डिफरेंस क्या है, एक है, एक है।
तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। अब बटे दो, इसको आधा कर दीजिए यानी 2। तो बताओ बेटा 13 का आधा कितना होगा 6.5 नहीं होगा, यानी 6.5। यही क्या निकल गया आपका माध्य। ये एकदम टुच्चा सा सवाल था, ठीक है। जिस बच्चे को पता है ये चीज़ें वो बड़ी आसानी से सवाल को कर लेगा। बात समझ रहे हो सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो यही निकल गया क्या बच्चे माध्य, ठीक है। माध्य बराबर, ठीक, क्या किया हमने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म उसका हाफ कर दीजिए, आंसर है, ठीक है। और कुछ नहीं करना था आपको इसमें। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये भी क्या हमने बड़े प्यार से। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये सवाल है बच्चे प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता। प्रायिकता जानते हैं इसको कहते हैं, संभावना। आपने सुना होगा रेडियो में या आकाशवाणी होती है नहीं, आज वर्षा होने की संभावना है। वेदर रिपोर्ट सर देता है ना, टीवी में भी देखते हैं नहीं, वो कभी नहीं कहता कि आज वर्षा होगा ही होगा, ठीक है। संभावना व्यक्त करता है, वो कैसे, इसी प्रोबेबिलिटी के आधार पर करता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आइए, कहता है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। पहले आप ये बताओ बेटा, एक सिक्का आप टॉस करते हो, क्रिकेट खेलते होंगे या कोई भी गेम खेलते हैं तो टॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सिक्का जब उछालते हैं तो वहां पर 2 ही संभावना है आने का, क्या, या तो हेड या तो टेल, अर्थात हिंदी में यदि कहें या तो चित या तो पट, यही 2 चीज न होगा जी, ठीक है। तो आइए, यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो क्या होता है बेटा, जरा देखो ध्यान से, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन 2 सिक्के हैं तो वो भी हेड और टेल यही तो देगा, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना है कुल संभावना। चूंकि प्रायिकता क्या होता है यहां ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी यानी P ऑफ E इवेंट्स, यानी आने की संभावना जो पूछ रहा है, एकदम सिंपल चीज में समझिए, आने की संभावना अब बटे कुल संभावना, बस, ठीक है ना। तो आने की संभावना, पहले तो कुल संभावना यहां से निकाल लीजिए। तो कुल संभावना कितने होंगे जरा देख लीजिए ध्यान से, निकालेंगे बारी बारी से, मल्टीप्लाई कीजिए, H गुना H यानी HH, ठीक है। फिर H गुना T, HT, गुना नहीं करते बस, तो उसके साथ में लिखते हैं TH होगा, और फिर TT। नहीं तो कुल संभावना कितना गया बेटा, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे यहां बटे में 4। अब आने की संभावना क्या पूछ रहा है हमें, क्या आने की प्रायिकता पूछ रही है। तो कहता है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त का मतलब होता है सर हेड, ठीक है, यानी एक हेड कम से कम होना चाहिए। बात समझ रहे हो। तो कम से कम एक का मतलब क्या होता है, एक हेड तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा हेड भी होगा, ठीक है। यही है कम से कम का मतलब। बात समझ रहे हो। कम से कम एक का मतलब एक हेड तो होंगे ही होंगे, 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर तो 3 हेड कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये 2 ही बार सिक्कों को उछाला गया है। बात समझ रहे हो। तो या तो हेड 1 होगा जहां, और जहां हेड 2 होगा वो उसकी भी आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। यही होता है कम से कम एक का मतलब, हाँ या ना। तो बताइए, तो आने से एक हेड तो यहाँ पे है बेटा, है कि नहीं है। 2 हेड भी, दो हेड भी हो सकता है, नहीं तो 1 2 3, यहाँ देखिए यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है कि नहीं है। तो 1 2 3 यानी 3 संभावनाएं ऐसी हैं जिस पर कि कम से कम एक हेड तो है ही है, ठीक है। 2 भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन एक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो एक इसमें तो एक है, 2 भी है, ठीक है, ये तो और बढ़िया वाली बात है। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हुई, 1 2 और ये 3, यानी कुल आने की संभावना कितनी है 3, यानी 3/4। यही हमारा इस सवाल का आंसर है, हाँ या ना। बोलो बच्चे, समझ पाए आप, ठीक है। प्रायिकता ऐसे ही बनता है, ठीक, आप पढ़े भी होंगे 10 में। तो चलो बच्चे, ये भी सवाल भी हमने करा दिया आपको सर बड़े प्यार से, प्रायिकता निकाल दिया, क्लियर है। बता दे सर इसको, बहुत सुंदर।
अब बच्चे अब हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यदि आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे ना तो आपका 3 ढिबरी तेल जल जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, जरा ध्यान से देखो इस सवाल को करने का तरीका, एकदम डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर दो और आंसर लाओ एकदम धड़ाधड़। क्वेश्चन कहता है 8, देखिए आपके बोर्ड पर है 8, कहता है बेटा रूट अंडर 4x + 9 प्लस रूट अंडर 4x - 9, ये सवाल हम यहां से बेटा देख के लिख रहे हैं, बराबर 5 + √7। ठीक है, हो तो आपसे पूछा है x बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। तो बताओ क्या इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे? पागल हैं? ठीक है, हम डायरेक्ट ऑप्शन रख देंगे। जरा देखिए सवाल में पहला ऑप्शन दे रखा है क्या? 5 है कि नहीं है? क्या दे रखा है बेटा? 5। तो जरा देखो 5 रखने पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए? 5, और इसको सॉल्व करके यहां क्या आना चाहिए? 7। तो देखो तो ये कितना हुआ? 5 चौक, x की जगह पर 5 पुट करो, 5 चौक 20 और 9 29। क्या 29 का वर्गमूल कभी 5 होगा? नहीं होगा। तो ये सवाल, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? बी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए। बी क्या है बेटे? 4। देख लो यहाँ पे 4 चौक, x की जगह पर रखेंगे 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल है ना 5। चलिए एक तो मिल गया हमें 5। क्या अब इसमें इससे 7 मिल रहा है आपको? तो यहाँ देखिए 4 रखिए, 4 चौक 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 घटेगा कितना होगा? 7 होगा, और रूट अंडर 7 मिल तो गया हमें, 5 + √7, इसीलिए यही आंसर सही है। यानी x की वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। चल हटा 7 की घटा, बन गया सवाल आपका। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारे अप्रोच आपको लगाने पड़ेंगे एग्जाम में। ऐसे नहीं बनता सवाल कि आप पूरे इसका स्क्वायर कीजिए फिर उसको सॉल्व कीजिए, पूरा बोर्ड भर जाएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। बात समझ रहे हो बेटा? ठीक है, तो इसी तरीके से एकदम कड़कड़ा के सवाल बना देना है आपको, एग्जाम में आएगा। डरना नहीं है बेटा, मेरा बच्चा कभी डरेगा नहीं। ठीक है, सवाल देख करके। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गाइस, राम की काम करने की गति श्याम से आधी है। बहुत सुंदर, यहां राम लिखा हमने और यहां श्याम लिखा। कहता है गति क्या है बच्चे? आधी है। तो अगर ये 1 होगा तो बोलो बेटे ये क्या होगा? 2। ये नहीं बोल रहा है, राम की ज्ञात करने की गति श्याम से आधी है। अगर श्याम 2 काम करता है तो राम क्या करेगा? उसका आधा काम ही तो करेगा, 1 काम करेगा। ये क्या दे रखा है? ये इफिशियंसी है, यानी उसकी क्षमता है काम करने की। क्लियर है? अब कहता है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करे तो दोनों की क्षमता है 1, इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 2, दोनों की क्षमता मिल जाएगा तो कितना होगा? 1 + 2 3 काम कर देगा। और कहता है कितने दिनों में? दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा करता है। तो 3 × 18 बराबर, जिसका पूछेगा उसका निकाल देंगे। कहता है राम अकेला, राम कितना करता है एक दिन में काम? 1। 1 गुना कितना दिन में क्या नहीं पता, हमने मान लिया t। अब तो ये कितने कटेगा नहीं, 18 दिन कितना हो गया? 54 दिन लगेगा राम को अकेला करने में। बोलो हाँ या ना, समझ पाए बात को? ठीक है, 54 दिन लगेगा रे भैया। बात समझेगा बच्चे? तो चलो इसको भी मिटाते गाइस। इसी तरीके से अपना कारवां आगे चलता रहेगा। ठीक है, और बेटा आपको सिलेक्शन हम दिलाने में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप बच्चे हमें कुछ नहीं दीजिए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर कर दीजिए सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए इसको। ठीक है, आपको भी दुआ दे, हमें भी दुआ दे, बस दुआएं से तो बेटा काम चलेगा।